गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में जानते होंगे, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको रिलीज करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड इस रिपोर्ट के अंदर ये बताते हैं कि कौन सा देश आने वाले साल में कितने परसेंट से ग्रो करने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या समस्याएं फेस हो सकती हैं उस देश की इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आईएमएफ ने हमारा जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो 7.3% यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे, पिछली बार जब इन्होंने डेटा दिया था तब इन्होंने बोला था कि ये 6.6% होगा इस साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, पर इसमें इंप्रूवमेंट इन्होंने कर दी है, 7.3% कर दिया है। अब सवाल आएगा, ऐसा हमने क्या कर दिया कि इंप्रूवमेंट है। देखो, अगर हम बात करें ना, हमारा जो डेटा आया है पिछले क्वार्टर का, राइट, उसमें हमें ऐसा दिख रहा है कि हमारी जीडीपी काफी तेजी से बढ़ी है और आने वाला फोर्थ क्वार्टर में भी हमारी जीडीपी इंप्रूवमेंट ही हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक अच्छा मोमेंटम भारत की जीडीपी का चल रहा है, वो दिखा रहा है कि हमारा जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छा ही आएगा, 7% से डेफिनेटली ऊपर ही आना है। सरकार का अनुमान तो है 7.4% के आसपास, बट आईएमएफ ने इसको 7.3% यहाँ पे रखा है। आने वाले सालों में हालांकि थोड़ी सी कठिनाइयां हमें हो सकती हैं। जैसे आने वाले साल में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेड हेडविंड्स हैं हमारे सामने। फॉर एग्जांपल, ट्रेड पॉलिसी कैसे शिफ्ट होती हैं, वो एक इम्पैक्ट आ सकता है। प्लस साथ ही साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इससे देखो कुछ समस्याएं भी आएंगी, कुछ फायदे भी हो सकते हैं इनसे। तो हम उनसे कैसे अडेप्ट कर पाते हैं, ये हमें डिसाइड करेगा कि हमारी ग्रोथ कितनी ज़्यादा रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, हमारा जो टारगेट है 4 ± 2% का, तो कहीं ना कहीं उस टारगेट के आसपास हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिलहाल भारत में जो इन्फ्लेशन है ना, वो कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट आगे जाके हो सकता है कि 4% के आसपास ये पहुंचे। दोस्तों, डेट है आज की 20 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि 22 जनवरी को आप सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुमित सर हैं और बहुत सारे फैकल्टीज आपके साथ जुड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे कि कैसे यूपीएससी सीएससी की जो तैयारी है उसको हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 22 जनवरी को आप यहाँ पे ओनली एस यूपीएस चैनल पे शाम 3 बजे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स स्पीकर्स इंक्वायरी पैनल। देखो, आपको ये ना मुद्दा पूरा याद होगा, मैंने कई बार डिटेल में इसको डिस्कस कर भी दिया है ऑलरेडी, पर ये बार बार न्यूज में आता रहता है, तो अगर 2-3 महीने हो चुके होते हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च 2025 में क्या था, काफी ज्यादा करेंसी नोट्स जो थे ना, वो जस्टिस वर्मा का जो घर था दिल्ली के अंदर, वहां पर से मिले थे जब वहां पे घर में आग लग गई थी, राइट। तो उस टाइम के ऊपर वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। फिर आगे जाके इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। जब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो उस टाइम के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना जी, उन्होंने उनका रिमूवल रिकमेंड किया। एक इन हाउस इंक्वायरी जो थी वो स्टार्ट करी गई थी, वो इंक्वायरी के बाद ये स्टार्टिंग होती है। फिर आगे जाके आप नोटिस कर पाओगे कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इनके रिगार्डिंग जो मोशंस हैं वो यहाँ पे आते हैं। एंड इस तरह से फिर लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो इसको एडमिट कर लेते हैं। अब इसी के ऊपर ये जो इंक्वायरी कमेटी थी, इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे कि ये सही तरह से नहीं बनाई गई थी, ऑल दोस थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये जो स्पीकर का इंक्वायरी पैनल था ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आगे जाके पता क्या होगा, अब पार्लियामेंट का मुद्दा यहाँ पे उठेगा। देखो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता क्या है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को रिमूव करना है ना, उसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आर्टिकल 124 एंड 217 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, और उसके लिए ग्राउंड क्या होते हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पार्लियामेंट का रोल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी जज को हटाना है ना, तो उस केस में आपको दोनों हाउसेस से, आई रिपीट फ्रॉम बोथ द हाउसेस, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, दोनों से आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। यानी कि आपका 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, अगर ये मिलता है तभी वो रिमूवल हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे वो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट को रिमूव करेंगे। और पार्लियामेंट का पावर भी है कि आर्टिकल 124(5) कहता है कि पार्लियामेंट खुद का कानून बना सकता है, और इसीलिए पार्लियामेंट ने खुद का कानून बनाया भी है, और उसका नाम क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968।
इसके अंदर पूरा प्रोसीजर मेंशन्ड है। क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि अगर एक जज को रिमूव करना है, तो पहले तो आप इसका रिमूवल मोशन लेकर आओ। उस रिमूवल मोशन के ऊपर कम से कम 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या फिर अगर राज्यसभा में है तो 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा के साइन होने चाहिए। ठीक है? फिर ये मुद्दा जाएगा, ये मोशन जो होगा वो आपके लोकसभा में स्पीकर के पास और राज्यसभा में चेयरमैन के पास जाएगा। फिर वो चाहें तो इसको एडमिट करें, चाहे तो यहाँ पर वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है? अगर मान लो एडमिट हो जाता है तो उसके बाद एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कौन होंगे वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अगर राज्यसभा में है तो वहां पे राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करेंगे। तो ये आपकी एक कमेटी होती है। अगर ये कमेटी को लगता है कि हाँ भाई जज गिल्टी है मिसबिहेवियर का या इनक्वेस्टी का, फिर यहाँ पे दोनों सदनों की बारी आ जाएगी, वो वोटिंग करेंगे एंड 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी जो होती है ना, एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर प्रेसिडेंट वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके साथ यहाँ पे पास करना होगा दोनों सदनों के द्वारा इन द सेम सेशन। अगर ऐसा हो जाता है तो आगे जाके फिर प्रेसिडेंट यहाँ पे उनका रिमूवल ऑर्डर कर देते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज तक कोई भी हायर जुडिशरी का जज भारत में यहाँ पर इस तरह से इम्पीच नहीं हुआ है। या तो उन्होंने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया, कुछ इस तरह से हो गया, बट अभी तक कोई भी ऐसा जज रिमूव नहीं हुआ है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गुलियन बार सिंड्रोम। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना 2 बच्चों की गुलियन बार सिंड्रोम की वजह से यहाँ पे डेथ हो गई। तो हमें यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि आखिर ये है क्या। देखो, जब हम बात करते हैं ना जीबीएस की यानी कि गुलियन बार सिंड्रोम की, ये एक रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये क्या वर्ड है। देखो, ऑटो इम्यून समझते हो? कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी का ना जो इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से हमारे नर्वस सिस्टम को ही इफेक्ट कर देता है, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ गया, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया, इनको गलती से अटैक कर दिया जाता है बाय द बॉडी का इम्यून सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो इम्पैक्ट हो जाएंगी, उससे आपका मसल कमजोर हो सकता है एंड हो सकता है आपका पैरालिसिस भी हो जाए, आपके बॉडी के कुछ पार्ट काम करने बंद कर जाएं, रिफ्लेक्स काम करने बंद कर जाते हैं। तो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, पर खासकर अडल्ट मेल्स के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि 1 लाख में लगभग 1 से 2 केसेस होते हैं। तो बहुत ऐसे कोई प्रोमिनेंट नहीं है, पर जब इसको हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट ये कर सकता है। अब इसके कारण क्या है? देखो, एग्जैक्ट कारण नहीं पता, बट कहीं ना कहीं मल्टीपल कारण यहाँ पे बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद किसी पर्सन को जीबीएस हो गया। पर डब्ल्यूएचओ का एक और मानना है कि इसका बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन थोड़ा ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा विद द नाम ऑफ कैंपिलोबैक्टर जेजुनी। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो कहीं ना कहीं गैस्ट्रोजेंट्रिट जो होता है ना, गैस्ट्रो एंट्राइटिस, इसको यहाँ पे कॉज करता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने गंदा पानी पिया या फिर ऐसा दूध है जो अनपास्चराइज्ड है, वो कहीं ना कहीं वहां पे इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका लिंकेज आपका जीबीएस के साथ भी देखने को मिलता है। फिर कई बार आपकी कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाती हैं, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, राइट, ये एक इम्पैक्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे, साइटोमेगलो वायरस जो है ये एक हर्पिस वायरस होता है। इसके अलावा आपका एप्स्टीन बार वायरस जो है ये भी एक तरह का इन्फेक्शियस ही आपको वायरस देखने को मिलेगा। आपका जीका वायरस तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है मॉस्किटो से जो आपका वायरल इन्फेक्शन होता है। तो कई बार इसका लिंकेज जीबीएस के साथ भी देखने को मिलता है। अब बहुत सारी वैक्सीनेशन हैं, पर वैक्सीनेशन से भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको जीबीएस हो जाए। कई बार होता है ना वैक्सीन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन जो होती हैं, तो वैक्सीन से भी ऐसा पॉसिबल है कि जीबीएस होना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देयर कैन बी सो मेनी मल्टीपल रीजंस, पर एक बैक्टीरिया और वायरल के साथ कहने के इसका लिंकेज जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर जिस इंसान को ये हो जाता है, स्टार्टिंग में उसकी बॉडी में टिंगलिंग, वीकनेस वगैरह आने लग जाती है, पैरों के ऊपर, लेग्स के ऊपर, कहीं ना कहीं फिर अपर बॉडी में भी थोड़ा ऐसे काम करना कई बार बंद कर जाती है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कई बार बैक पेन होती है या कुछ भी इस तरह से चीजें होती हैं। एंड अगर मान लो कई बार ज्यादा हालत खराब होगी तो उस केस में लेग्स, आर्म्स, फेशियल मसल ये काम करने बंद कर जाते हैं, इनका पैरालिसिस होता है, रुक जाते हैं एक तरह से। और अगर मान लो कि ज्यादा इंपैक्ट हो जाए तो उस केस में यहाँ पे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, हार्ट रेट और बाकी सब चीजों के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है।
तो कोई प्रॉपर ऐसे क्योर नहीं है कि कैसे इसको क्योर किया जाए। हालांकि कोशिशें बहुत सारी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ तरह के ट्रीटमेंट जरूर है, पर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा एक्सचेंज। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा प्लाज्मा जिसमें आपको हार्मफुल एंटीबॉडीज देखने को मिलती है ना, उनको हम यहाँ पे हटाते हैं, वी रिमूव देम फ्रॉम द ब्लड, ताकि इम्यून अटैक ना हो नर्व्स के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जो प्योर एंटीबॉडीज होती है ना, उनको हेल्दी डोनर से लेते हैं एंड आपके अंदर एडमिनिस्टर करने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम डैमेज हुआ है उसको यहाँ पे हम ठीक कर पाए। बाकी वेंटिलेटर वगैरह की सपोर्ट वगैरह दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं जीबीएस के साथ यहाँ पे लड़ने के लिए। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है समक्का सरलमा जात्रा। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो हम लोग ना अक्सर कुंभ मेला की बात करते हैं, बिल्कुल देखो कुंभ मेला बहुत बड़ा है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर तो। पर अगर हम बात करें कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ी गैदरिंग जो भारत में होती है ना, वो दरअसल में समक्का सरलमा जात्रा में होती है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये है क्या सर, समक्का सरलमा जात्रा क्यों इतनी ज्यादा ये पॉपुलर हमें देखने को मिलती है। देखो ये जो दो वर्ड्स आप देख रहे हो समक्का सरलमा, ये दो वर्ड्स नहीं, ये माँ और बेटी हैं दरअसल में। ठीक है, समक्का और सरलमा ये माँ बेटी ही हैं दरअसल में, और इनको ट्राइबल गॉडेस के तौर के ऊपर यहाँ पे पूजा जाता है। जो वहाँ के लोकल कोया ट्राइब है ना, वो बहुत पूजती है। मैं एक्चुअली इसकी थोड़ी हिस्ट्री में आपको लेके चलता हूँ। आप सब लोगों ने अपनी हिस्ट्री में ककतिया रूलर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, खासकर अगर हम बात करें यहाँ पे 13th सेंचुरी के आसपास का समय की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम के ऊपर ना जो लोकल रूलर्स थे, उन्होंने आम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। पर यहाँ पर जो समक्का थी और उनकी जो बेटी सरलमा, इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम यहाँ पे लड़ेंगे इनके साथ। ये जो इतना ज्यादा हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ये जो रूलर्स इस तरह से हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम इनके सामने दबेंगे नहीं, अपनी आवाज को इनके सामने रखेंगे। तो एक तरफ ककतिया आर्मी थी और एक तरफ थे लोकल कोया के जो लोग थे वो थे। और समक्का और सरलमा ने इन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ी, एंड इसी बहादुरी के लिए उनके लिए यहाँ पे ये हम जो यात्रा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। हालांकि लड़ाई के अंदर वो शहीद हो गई, बट मतलब सरलमा की मैं बात कर रहा हूँ। समक्का जो थी वो मरी नहीं, वो वहां पे फॉरेस्ट के अंदर डिसअपेयर हो जाती हैं। तो काफी सारे लोग कहते हैं ना कि इनका फॉरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, फॉरेस्ट और नेचर, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है ट्राइबल का भी, एंड इस पर्टिकुलर समक्का सरलमा यात्रा का भी, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आपका फेस्टिवल होता है ना, ये मेदाराम विलेज में होता है, इन द मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, इनसाइड द एर्तुनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दंडक फॉरेस्ट बेल्ट का पार्ट है। तो आप ध्यान रखना कि ये जो सारा चीजें हो रही है ना, ये आपकी मंदिरों में नहीं इनको पूजा जाता, इनको फॉरेस्ट में पूजा जाता है। कहीं ना कहीं ट्राइबल ट्रेडिशंस को यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट कनेक्शन है ट्राइब्स और फॉरेस्ट का। इसीलिए जो बात भी कही जाती है ना कि जो मक्का है वो दरअसल में फॉरेस्ट में डिसअपेयर हो गई थी, वो नेचर के साथ जाके मिल गई थी, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों जनवरी 28 से मक्का सरलमा यात्रा स्टार्ट हो रही है। 2 साल में ये एक बार होती है। इट इज अ बाइनियल ट्राइबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल, जहां पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये होता है माघ महीने की फुल मून को। तो वो 28 से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, एंड आपका ये फेस्टिवल यहाँ पे पूरा ये सेलिब्रेट किया जाएगा। अब आप इसमें नोटिस करना, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ इनको मंदिरों में पूजा नहीं जा रहा, यहाँ पर नेचर को पूजा जा रहा है। एनिमिज्म आप समझते होंगे, एनिमिज्म मानता है कि स्पिरिट जो होता है ना, वो सभी बीइंग्स में होता है, वो लिविंग बीइंग्स में भी होता है, वो आपके पत्थरों में भी होता है, वो नदियों में भी होता है ना। तो सब चीजों में यहाँ पे हम उसको व्यू करते हैं। तो वही है स्पिरिचुअल एसेंस, एवरीथिंग हैज अ सोल और स्पिरिट। ठीक है, तो वही इनका यहाँ पे बिलीफ है। बाकी इनके आपस में जो भाई बंधुओं के रिश्ते होते हैं काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। कोई यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे मूर्तियां यहाँ पे नहीं होती। जो 3 दिनों का फेस्टिवल यहाँ पे होगा, मतलब उस टाइम के ऊपर क्या होगा कि 3 दिनों के लिए जो आपके डिटीज हैं वो यहाँ पे फॉरेस्ट में यहाँ पे उनको लाया जाएगा। एंड इस टाइम के ऊपर जो गुड़ वगैरह है वो दिया जाता है आपका, ना कि आपका पैसे वैसे नहीं यहाँ पे चढ़ाए जाते। ठीक है, गुड़ वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। बाकी इसके अलावा आपके सेक्रेटरीज, उनके माध्यम से कुछ अलग अलग आपके रिचुअल्स किए जाते हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग की जाती है, आपका दाल गुड़ा हो गया, बेम्बू टोटम्स हो गया, ये सब जो आपके ट्राइबल के साथ लिंक्ड है, वो सारी चीजों के साथ आपके जो पंडित है ना, कोया ट्राइबल प्रीस्ट है,
वो यहाँ पे रिचुअल्स कंडक्ट करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सरलम्मा जात्रा ही है। लगभग 1 करोड़ यहाँ पे श्रद्धालु इस टाइम पे विजिट करते हैं। बहुत ही बड़ा यहाँ पे होगा, कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा यही है। और देखो ये तो चलो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, पर ऐसे कई सारे फेस्टिवल और भी हैं जो देश भर में मनाए जाते हैं। थोड़ा उनके बारे में भी आप आइडिया रखना, मतलब इनका नाम और इनकी स्टेट खासकर। अगर जैसे बात करना नगोबा जात्रा की, ये भी आपको तेलंगाना में ही देखने को मिल जाती है, जो कि गोंड ट्राइब जो है सेलिब्रेट करती हैं। फिर मुरमा जात्रा जो है झारखंड के अंदर ओरान ट्राइब सेलिब्रेट करती है इसको। सिमिलरली अगर हम बात करें बनेश्वर फेयर, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसको ट्राइबल कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, और जो भील ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती हैं यहाँ पे। फिर हिल यात्रा आपको उत्तराखंड के अंदर। सिमिलरली अगर हम बात करें बस्तर दशहरा जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर आपको एक ट्राइबल सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी ट्राइब्स के बारे में एंड साथ साथ उनके जो फेस्टिवल्स के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा कोकोनट रूट विल्ट डिजीज। दोस्तों हमारा जो साउथ इंडिया है ना, और खासकर अगर मैं बात करूं केरला की, तो केरला के जो आपके कोकोनट फार्मर्स हैं वो आज के समय बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। उनका कारण यही है कि जो कोकोनट है उसको एक डिजीज लग गई है केरला के अंदर, जिसका नाम है आपका कोकोनट रूट विल्ट डिजीज। दरअसल में ये एक फाइटोप्लाज्मा डिजीज है। अब फाइटोप्लाज्मा आप लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं जो फाइटोप्लाज्म होते हैं जो बहुत ही छोटे से होते हैं, बहुत ही छोटे से बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जहां पर जिनकी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, उनको हम यहाँ पे बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, बेसिकली ऐसी डिजीजेस जो फाइटोप्लाज्मा कॉज करते हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा डिजीज। ये फाइटोप्लाज्मा क्या हुए, बिल्कुल छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल वॉल नहीं होती। अब आज के टाइम के ऊपर ये कोकोनट पाम्स को इस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोकोनट की प्रोडक्टिविटी काफी कम हो चुकी है। तो 150 साल पहले ये केरला के अंदर पहली बार इस कोकोनट विल्ट रूट विल्ट डिजीज को यहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, पर अभी तक भी इसका यहाँ पर कोई प्रॉपर क्योर, इसका इलाज यहाँ पे नहीं मिल पाया है। तो केरला के अंदर भी है एंड कुछ हद तक तमिलनाडु कर्नाटक में भी है, पर मेजरली केरला के अंदर ही है। अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में भी ये फैलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इंसेक्ट वेक्टर्स होंगे, आपकी फ्लाइज हैं, विंड है, हवा से भी मतलब ये आपके स्प्रेड होते रहते हैं। बाकी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ रहा है, नई नई पेस्ट यहाँ पे आ रही हैं, तो उस वजह से ये जो कोकोनट रूट विल्ट डिजीज के केसेस है ना, वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब इससे होता क्या है, देखो आपके जो पत्ते होते हैं यहाँ पे कोकोनट पेड़ के, वो गिरने लग जाते हैं, वो येलो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, रूट सिस्टम यहाँ पे श्रिंक हो जाता है। तो मतलब जो आपका इन द एंड आउटपुट निकल के आएगा बहुत कम होगा। तो कोकोनट की प्रोडक्शन 30 से 80% के बीच में यहाँ पे कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि पेड़ गिर जाएगा, पेड़ खड़ा रहेगा, पर कहीं ना कहीं उसका जो आउटपुट होगा ना वो बहुत कम होगा, तो हमारे लिए कोई फायदेमंद यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी इसके ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, पर कुछ हद तक कोशिश की जाती है उसको रोकने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पेड़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, उसको हटा दिया जाता है वहां से, आपका इंटरक्रॉपिंग की जाती है, सॉइल को बढ़िया किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया जाता है मिट्टी को, ठीक है ना, और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। प्रॉपर इलाज नहीं है, पर कुछ हद तक कम करने की कोशिश की जाती है कोकोनट रूट विल्ट डिजीज की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज बायो सेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी। देखो आप लोग लैब्स देखते हैं, है ना, लैब्स का पता है आप सबको। अब लैब में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, बिल्कुल। अब कई बार हमें अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमें डील करना पड़ता है कुछ भी जो लाइफ रिलेटेड होती है, जो बायो एस्पेक्ट्स वाले चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ना सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि देखो कई बार मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोविड-19 ही है, ठीक है ना, तो अगर मान लो कोई कुछ रिसर्च कर रहा है, ठीक है ना, इनके अलग अलग आपके वायरस एस्पेक्ट्स के साथ या और चीज़ों के साथ, और गलती से वहां पर कुछ लीकेज हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो हो सकता है वो चीज़ पूरी दुनिया में फैल जाए। ऐसा मतलब इट इट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो क्या कोई तरीका नहीं है कि हमारी जो लैब्स हैं बहुत ज्यादा सेफ हो? आंसर इज देयर आर। ठीक है ना, तो हमारी ना लैब्स की भी बायो सेफ्टी लेवल्स होते हैं, बायो सेफ्टी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 मतलब कम सेफ्टी है वहां पे, लेवल 4 मतलब वहां पे तो उस लैब में बहुत शानदार सेफ्टी है। तो एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे मान लो हमें इबोला के साथ काम करना है, तो भाई वो बायो सेफ्टी लेवल 1 में नहीं काम कर पाओगे, क्योंकि बायो सेफ्टी लेवल 1 नॉर्मल चीजों के लिए ठीक है, पर अगर कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ों में जो बिल्कुल जहाँ पे फैलने के खतरा, कुछ आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, वो वाले काम जो होते हैं ना, वो बायो सेफ्टी लेवल 4 के अंदर ही किए जाते हैं, जो कहीं न कहीं सबसे डेंजरस और इन्फेक्शियस पैथोजन होते हैं, उनके साथ डील करने के लिए।
अब ऐसा जो बायोसेफ्टी लेवल 4 था ना, ये भारत में अभी तक स्टेट की तरफ से कोई नहीं था। भारत के अंदर देयर वाज़ नो स्टेट फंडेड बायोसेफ्टी लेवल 4 लैबोरेटरी। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से प्रॉपर स्टेट फंडेड बायोसेफ्टी लेवल 4 लैबोरेटरी यहाँ पे बनाई गई है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है एट द गांधीनगर, गुजरात। ठीक है? भारत की पहली फुली स्टेट फंडेड ये आपको ये बीएसएल 4 सिविलियन फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ आती हैं, उनके लिए हमें यहाँ पे रिसर्च करनी है, तो सारा काम यहाँ पे हो पाएगा। तो इसके अंदर आपका बायोसेफ्टी लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 हर एक तरह के आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एनिमल बायोसेफ्टी लेवल 4, एनिमल बायोसेफ्टी लेवल 3 वो भी होगा। प्लस एट द सेम टाइम गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है, उसके अंतर्गत यहाँ पे ऑपरेट करेगा, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जिसने रोल प्ले किया था। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जैसी दुनिया भर के अंदर गाइडलाइंस है ना, उनके साथ हम यहाँ पे बिल्कुल अलाइन करते हैं। बाकी जो भी हमारा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन हो गया, ये सारे जो भी गाइडलाइंस हैं उनके साथ हम बिल्कुल पूरी तरह से हमारी जो लैब है वो यहाँ पे उसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल बायोसेफ्टी लेवल 4 भी, ठीक है, तो कहीं न कहीं एनिमल्स के ऊपर भी यहाँ पे हम रिसर्च बेहतर ढंग से कर पाएँगे एंड कहीं न कहीं बहुत अच्छे ढंग से हमारा जो डिपेंडेंस था ना फॉरेन फैसिलिटीज़ के ऊपर, वो खत्म हो पाएगा। क्योंकि जब भारत में इस तरह की बायोसेफ्टी लेवल 4 बन चुकी है, अब हमें विदेशी देशों के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है? बाकी रही बात भारत के बायोसेफ्टी लैबोरेटरी नेटवर्क की, तो भारत ने धीरे-धीरे करके अपने लैबोरेटरी नेटवर्क को काफ़ी इम्प्रूव किया है। इसमें काफ़ी सारे चीज़ों का काम रोल आता है। जैसे एक है एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। ये भारत की अभी तक इकलौती फंक्शनल सिविलियन बीएसएल 4 थी फॉर डेडली ह्यूमन पैथोजन। अब ध्यान से समझना, ये जो है ना, ये पूरी तरह से स्टेट फंडेड नहीं थी, ठीक है ना? अभी जो हमने बनाई है गांधीनगर गुजरात के अंदर, वो भारत की पहली फुली स्टेट फंडेड है और स्टेट की तरह कंट्रोल की जाएगी। यहाँ पर ये थी एनआईवी, पर ये स्टेट फंडेड पूरी तरह से नहीं थी। सो दैट इज़ द होल रीज़न। बाकी इसके अलावा आपका डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्वालियर, यहाँ पर भी आपके बीएसएल 4 फैसिलिटी आपको बायोसिक्योरिटी रिसर्च के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ेज़ भोपाल, यहाँ पर भी आपको एनिमल बायोसेफ्टी लेवल 3 प्लस लेबोरेटरी देखने को मिल जाती है और आने वाले समय इसको लेवल 4 बनाया जाएगा। फिर वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज नेटवर्क, यहाँ पर भी आपको अलग-अलग लैब्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन आपका आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग है। इसको आप पढ़िएगा, बताइएगा इसमें क्या सही है, क्या गलत है। एक और क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, दैट इज़ रिगार्डिंग द मूवमेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको कल होमवर्क दिए थे। देखो, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ना बहुत सारे आ जाते हैं, जब कोई वर्ड के ऊपर आपसे पूछ लिया जाता है आपके हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जैसे अगर हम बात करें ओरांग की दोस्तों जब हम बात करते हैं ना, तो ओरांग एक आप छोटा-सा मार्केट टाउन या ट्रेडिंग सेंटर कह सकते हो। मुगल के समय के ऊपर इस तरह से ना छोटे-छोटे आपके ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे। जब आपको कोई गुड्स वगैरह देनी होती थी, तो उसके लिए पहले स्टोरेज वगैरह देखना होता था, तो वो एक तरह से वेयर हाउस आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये जो बात कह रहा है ना इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट, नहीं, ये बात अपने आप में गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी बनिया की बात करें तो इट इज एन इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एजेंट्स थे, इंटरमीडियरीज के तौर के ऊपर काम करते थे, उनकी बात है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मिरासीदार की बात करें तो ये रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, यस, एक लैंड ओनर या, ठीक है ना, खासकर रयतवाड़ी सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये रेवेन्यू पेयर हुआ करते थे, ठीक है, स्टेट के लिए, ठीक है? तो दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली इज़ द राइट आंसर। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग द रैयतवाड़ी सेटलमेंट के साथ, यहाँ पे कौन-कौन यहाँ पे लिंक्ड था। तो देखो, अगर आप इसमें नोटिस करोगे ना, तो आप बिल्कुल जानते होंगे, मैं हल्का-सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे स्टार्ट किया था 1793 में अंदर, एंड ये मेजरली कहाँ था? आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मेजरली यहाँ पे, एंड कुछ पार्ट नॉर्दर्न कर्नाटक या वाराणसी का भी था, बट मेजरली बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ब्रिटिश इंडिया का लगभग 19% यहाँ कवर होता था। और इसमें क्या होता था? जमींदार हम अपॉइंट करते थे, जो कहीं न कहीं 10/11 पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो भी कलेक्ट करते थे, वो ब्रिटिशर्स को देते थे और 1/11 जो पार्ट था, वो खुद के पास रखते थे। इस तरह से यहाँ पे ज़मींदारों की ये ज़िम्मेदारी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें रायतवाड़ी सिस्टम की, ये आपको मोस्टली आपको सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स, जैसे आपका तमिलनाडु, मद्रास, बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम, कूर्ग, इनमें देखने को मिल जाएगा। असम देखो नॉर्थ ईस्ट में है, बट बाकी सारा एरिया और ईस्ट बंगाल भी आपका ईस्ट साइड है, बट बाकी मेजर पोर्शन जो तमिलनाडु वगैरह है ना, तो यहाँ पर आपको साउथ में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो इसको स्टार्ट किया गया था बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1820 के अंदर।
यहाँ पर रोहित रोहित जो वर्ड है वो फार्मर को ही बिलोंग करता है, तो रोहित को यहाँ पे ओनरशिप दी गई थी यहाँ पे लैंड की, और उनसे यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट करते थे। महलवाड़ी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 1822 में यूपी, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब के अंदर। यहाँ पर जो महल है यानी कि एक गांव होता था ना, उसी से यहाँ पे रेंट कलेक्ट किया जाता था। तो विलेज लैंड एक तरह से कम्युनिटी को बिलोंग करती थी और पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी थी इस तरह से रेंट पे करने की। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस तो परमानेंट सेटलमेंट के साथ यहाँ पे डील करते थे। तो दैट इज वाई ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, ये आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो कल होमवर्क दिया था, एक था शख्सगाम वैली के बारे में। तो दोस्तों ये काराकोरम रेंज के नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है इन द लद्दाख रीजन, इसीलिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। थोलू बोमलता, ठीक है, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश के साथ ही लिंक्ड है, दैट इज करेक्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन तो काफी कम रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एंड ग्रीन हाउस गैसेस भी कम प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।